जय हिंद साथियों। चलिए मैं आज आपका 17वीं बीपीएससी एग्जाम में आपका साइंस का क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था इनके हम सोर्स को देखते हैं। ठीक है, यानी 17वीं बीपीएससी में आपका साइंस का क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था इनके सोर्स को हम देखने वाले हैं। और आपको बता दें ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 13 दिसंबर का जो पेपर हुआ था उनका प्रश्न है। ठीक है, यानी हम आज केवल 13 दिसंबर वाले पेपर को देखने वाले हैं। तो देखिए जितने भी आपका क्वेश्चन पूछा गया सभी का सोर्स आपको एनसीईआरटी है। ठीक है, साइंस का जो आपका सोर्स है वो आपका एनसीईआरटी ही है। लेकिन एनसीईआरटी में देखिए आपका कि बहुत सारे क्लास हो जाते हैं, बहुत सारे आपका यानी इसका चैप्टर है तो कौन सा चैप्टर पढ़े, तो इसके लिए सोर्स आपको जानना जरूरी है। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यदि आप 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर देखना है, और टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो फिर भी आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको सोर्स का पता चलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा, कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, AgNO3 विलियन और कॉपर सल्फाइड। ठीक है, आपका क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अब देखिए ये जो प्रश्न है वो आपका एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 से पूछा गया है, जिस चैप्टर का नाम आपका धातु एवं अधातु। ठीक है, अब चलिए इसका हम प्रूफ दिखाते हैं आपको। ठीक है, इसका प्रूफ आपको दिखाते हैं, यहाँ देख लीजिए। ये आपका एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल दिया जाता है लास्ट में, जो अभ्यास प्रश्न दिया जाता है, वही प्रश्न आपको सेम उठाकर पूछ दिया है। क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो इसका भी आंसर क्या है, डी है, AgNO3 विलियन और कॉपर धातु यानी कॉपर धातु। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ भी है, और इसका भी यहाँ भी आंसर आपका ऑप्शन डी ही है, और AgNO3 विलियन और कॉपर धातु। तो यानी सेम टू सेम प्रश्न एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से प्रश्न आपको उठा लिया है। ठीक है, इसलिए कहते हैं आपको एनसीईआरटी पढ़िए, खासकर आपका साइंस और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़िए, इसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, तो देख लीजिए आपका क्लास 10 से आया। ठीक है, इसी तरह से आपको पूरे क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं। अब देखिए ये जो आपका एक क्वेश्चन देख लीजिए, इसका जो 4 नंबर क्वेश्चन है, ये प्रश्न आपका इससे पहले बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा है। ठीक है, जो टीचर वाला एग्जाम होता है इसमें आपका ये प्रश्न पूछा गया था सेम टू सेम। ठीक है, यहाँ भी सेम टू सेम ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो एनसीईआरटी से सीधे एग्जाम्पल उठा लेते हैं प्रश्न को आपका बीपीएससी। ठीक है, इसलिए आपको ये एनसीईआरटी बनाना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये है कि निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं। तो ये इसका जो ऑप्शन ए, प्रकाश को अवशोषित करने के लिए, प्रकाश को अवशोषित करने के लिए। अब देखिए ये जो आपका प्रश्न पूछा है ये आपका एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 से पूछा है। क्लास 10th का जो आपका साइंस का बुक आता है एनसीईआरटी का, उसके चैप्टर नंबर 5 से ये प्रश्न पूछा गया है। अब चलिए इसका देखते हैं, इसका प्रूफ आपको दिखाते हैं, क्योंकि जब तक आपको प्रूफ दिखाएंगे ना आप लोग मानेंगे नहीं। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया दिया गया है। ठीक है, और यहाँ दिया गया है कि हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। पहला, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। अब देखिए यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। अब देखिए इसी को उठाकर आपके प्रश्न में पूछ दिया गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी साइंस के लिए बहुत जरूरी है। हम भी आपको केवल साइंस के लिए केवल एनसीईआरटी पढ़ते हैं। ठीक है, और कौन कौन सी क्लास आपको पढ़ना है, क्लास का बुक पढ़ना है, ये क्लास आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी तक हम लोग देखें तो क्लास 10th से आपका प्रश्न मिला है। ठीक है, क्लास 10 से आपका प्रश्न मिला है। अब देखिए आगे भी देख लीजिए अगला पॉइंट भी, कि प्रकाश ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटन करना। फिर आपका है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये प्रक्रिया किस में होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में होता है। लेकिन प्रश्न जो पूछा था आपका केवल इस पॉइंट से प्रश्न पूछा था, तो हो सकता है आपका अगली बार यहाँ से प्रश्न पूछ दे, इसलिए पूरे आपको देखना है। ठीक है, यहाँ भी प्रूफ देख लिए, आगे चलिए देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मेलामाइन एक उदाहरण है। देखिए सिंपल प्रश्न आपको पूछा है कि मेलामाइन जो है वो किसका उदाहरण है, तो ये है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न जो आपका है कहाँ से आया है, तो एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 से आया है, साइंस का होगा। ठीक है,
एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 से यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आप दिखाते हैं, इसका प्रूफ भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देख लीजिए प्रूफ, यहाँ पर साफ साफ पढ़िए। यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है कि दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता है। ये थर्मोस्टिक प्लास्टिक कहलाते हैं, ठीक है, थर्मोस्टिक प्लास्टिक कहलाते हैं। इसके दो उदाहरण है, बेकेलाइट और मेलामाइन। अब देख रहे हैं प्रश्न कहाँ से उठाते हैं, तो यहाँ दिया है कि मेलामाइन किसका एग्जाम्पल है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। वही प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा गया है कि मेलामाइन किसका उदाहरण है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। तो ये जो प्रश्न है सेम आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी के बुक से आपको ये पॉइंट यहाँ से उठा लिया गया है, ठीक है। यहाँ से क्या किया है, तो इसका उदाहरण ही उठा लिया गया, ठीक है। देख सकते हैं इसका उदाहरण दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो मेलामाइन तो आ गया इस बार, हो सकता है अगले बार आपका बेकेलाइट पूछ ले, ठीक है। तो बेकेलाइट भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ इसका यूज भी दिया गया है कि इसमें इसका यूज किसमें करते हैं, तो बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है या बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम करते हैं। मेलामाइन एक उपयोगी पदार्थ है, ठीक है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा सहने की अधिक क्षमता रखता है, ठीक है। तो आप इसको डीपली पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप एनसीईआरटी में आपको दिया गया है, आपको हम सोर्स बता ही दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर सोर्स आपको बता दें, एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 3, उसमें जाकर देखिए आपको यह मिल जाएगा। जैसे आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं इसी तरह से आपको इस चैप्टर में आपको मिल जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अब देखिए ये प्रश्न आपका है, ये प्रश्न आपका है कि परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। ये थे आपका जे थॉमसन थे, ठीक है। यानी परमाणु का मॉडल देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, जे थॉमसन थे। अब देखिए ये भी प्रश्न आपका एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस के चैप्टर नंबर 4 का है। तो आप एनसीईआरटी क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 4 में जाइए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल। देखिए ये आपको इंग्लिश में दिया, कोई बात ना, आपको इंग्लिश में भी इतना आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, जे थॉमसन वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर अ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। यानी जो आपका परमाणु संरचना है वो सबसे पहले किसने बताया था, तो जे थॉमसन ने बताया था। यहाँ साफ साफ लिखा गया है, ठीक है। तो ये भी आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। आप जाइए एनसीईआरटी क्लास 9th के साइंस का देखिए चैप्टर नंबर 4 में। और जितने भी सोर्स हम बता रहे हैं ये सभी न्यू एनसीईआरटी है, ध्यान रखिएगा। ओल्ड एनसीईआरटी नहीं बता रहे, न्यू एनसीईआरटी से बता रहे हैं हम, ठीक है। ये सभी आपका न्यू एनसीईआरटी का सोर्स है, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से आपको हम सोर्स जो अभी बता रहे हैं आपका साइंस का, इसी तरह से इससे पहले आपको हम हिस्ट्री का सोर्स बता चुके हैं कि 17वें बीपीएससी में आपका हिस्ट्री का प्रश्न कहाँ से पूछा गया था, इसका सोर्स बता चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखें तो इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, नहीं तो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर स्पर्श बल है, यानी कौन सा एक गैर स्पर्श बल है, यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो ये आपका चुंबकीय बल, ठीक है। चुंबकीय बल ऐसा नहीं कि कॉन्टैक्ट में आएगा तभी फोर्स लगेगा, ठीक है। तो चुंबकीय बल क्या है, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, जबकि घर्षण बल क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। प्रभावी बल क्या है, वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। अब देखिए कहाँ से मिला है, तो एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर नंबर 8 से है, साइंस के चैप्टर नंबर 8 में यह प्रश्न पूछा गया है। अब चलिए इसका आपको प्रूफ भी दिखाते हैं, क्योंकि जब तक प्रूफ दिखाएंगे ना आप लोग मानेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए आपका क्या लिखा है, तो संपर्क बल लिखा है, कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका एग्जाम्पल दिया है, जैसे पेशीय बल, पेशीय बल क्या है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्यों है इसका यहाँ नीचे दिया गया है, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका आगे आपको दिखाते हैं, और भी कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर देखिए घर्षण दिया है, फ्रिक्शन, ठीक है, ये क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। ये सब आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देखिए, आगे यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी दिया है, और संपर्क बल का एग्जाम्पल भी दिया है। चुंबकीय बल जो आपके प्रश्न में है, यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, ऑप्शन में चुंबकीय बल है। प्रश्न तो यही पूछ रहा था ना कि कौन सा गैर संपर्क बल है, ठीक है। ये क्या है, चुंबकीय बल गैर संपर्क बल है। तो चुंबकीय बल जो आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सहित आपको हम यहाँ बता रहे हैं, देखिए यहाँ भी दिया है। और संपर्क बल का एग्जाम्पल क्या है, चुंबकीय बल है। तो ये आप और दिखाते हैं आपका असंपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल।
और भी आपका देखिए स्थिर वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है, और कॉन्टैक्ट फोर्स है। गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या है, और यानी और कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। तो ये देखिए सभी आपको एग्जाम्पल यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ये किस क्लास का है, तो ये आपका सोर्स दिखा देते हैं, आपका क्लास 8 के चैप्टर नंबर 8 का ये प्रश्न है, ठीक है। तो आप जाकर देख सकते हैं, सेम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आपको बता दें कि ये सोर्स खोजने में मुझे बहुत समय लगा है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना मुझे एनर्जी मिलेगा, तो आगे आपको और भी विषय का हम सोर्स बताएंगे, ठीक है। जैसे आपका अभी बाकी है, या आपका बिहार स्पेशल का सोर्स अभी आपको बताना बाकी है, उसको बताएंगे, ठीक है। जैसे आपका ज्योग्राफी है, इसका सोर्स बताने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी आपका 17वीं बीपीएससी क्वेश्चन पूछा गया है, सभी सोर्स बताने वाले, सभी विषय का बताने वाले हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, आपको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना होगा। वीडियो शेयर करेंगे, इससे हम लोग क्या होता है, एनर्जी मिलता है, ठीक है। इससे आप वर्क करने में क्या होता है, तो एनर्जी मिलता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, वर्क ज़्यादा करते हैं, ठीक है, स्वाभाविक है। तो बहुत मेहनत लगता है कि एक एक क्वेश्चन का सोर्स खोजने में। आप समझ सकते हैं कि ये देखिए आपको बता रहे क्लास एनसीईआरटी क्लास 12 का बायोलॉजी से प्रश्न है, ठीक है। और यही प्रश्न आपका क्लास 7 में भी आपका साइंस में है, चैप्टर 11 में है, ठीक है। अब देखिए एक ही क्वेश्चन का दो सोर्स हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये समय लगता है खोजने में, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। एक एक प्रश्न का हम सोर्स बताने वाले हैं, ठीक है। एक एक प्रश्न का सोर्स बताने वाले हैं, इसलिए कहेंगे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों को भेजिए, जिससे मुझे एनर्जी मिलेगा आगे क्लास करवाने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन देखिए ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है। ये होता है आपका प्लाज्मा, ठीक है। रक्त का जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है, तरल होता है। अब देखिए इसका सोर्स है दो जो है, एक तो आपका पूरे डिटेल्स में देखना है, तो एनसीईआरटी क्लास 12 के बायोलॉजी में है, ठीक है, क्लास 12 के बायोलॉजी में है। दूसरा आपका क्लास 7 के साइंस के चैप्टर नंबर 11 में है, ठीक है। तो दो सोर्स आपको हम इसका बता रहे हैं, ठीक है। दोनों जगह इसका सोर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अभी जो आपको हम दिखाने वाले ये आपका क्लास 7 का है, ठीक है। क्लास 7 का चैप्टर 11 है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका सोर्स आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए नीचे, देखिए नीचे यहाँ देखिए क्या है कि रक्त विभिन्न पदार्थों किस प्रकार ले जा सकते हैं, ठीक है। यह एक द्रव है जिसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं निलंबित रहती है, और रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाते हैं, ठीक है। यही प्रश्न आया था। तो देखिए एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट से प्रश्न बीपीएससी देते हैं, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी ही पढ़िए साइंस के लिए, खास करके साइंस और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी ही पढ़िए। और ऐसा नहीं कि सभी एनसीईआरटी को पढ़ना है, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या देखे, तो क्लास 7 से आपको क्वेश्चन मिला है, क्लास 9 से क्वेश्चन मिला है, क्लास 10 से मिला है, क्लास 12 से मिला है, ठीक है। तो इससे अनुमान आपको लग जाता है कि ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, उस तरह से आपको पढ़ना है। बाद में बताएंगे कि कौन कौन से क्लास को आपको पढ़ना है, ठीक है। पहले सोर्स देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब वन लाइनर ही क्वेश्चन था। देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, कौन सा ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऊष्मा बाहर निकलता हो, ठीक है, वो क्या है, ऊष्माक्षेपी, नाम से ही छेपी, बाहर निकलता ऊष्मा। तो कह रहा पानी का वाष्पीकरण, तो पानी को वाष्पीकरण करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा देना होगा, ठीक है। तो ये ऊष्माक्षेपी नहीं हुआ, ऊष्माशोषी हो गया, ठीक है। इसके लिए ऊष्मा चाहिए, ये आपका गलत हो गया। सेकेंड है सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, ये आपका क्या है, ऊष्मा छेपी है, ऊष्मा निकलेंगे। बिना बुझे चूने के साथ पानी का प्रक्रिया, ये भी क्या है, ऊष्मा छेपी है, ठीक है। फोर है कपूर का उद्रपातन। देखिए उद्रपातन के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें ऊर्जा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो केवल आपका 2 और 3 है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, केवल 2 और 3। अब कहेंगे इसका सोर्स कहाँ मिलेगा, इसका सोर्स है आपका क्लास एनसीईआरटी क्लास 10 का साइंस का चैप्टर 1 में ही है, ठीक है। आप जाइए क्लास 10 का एनसीईआरटी में और आप साइंस को उल्टाइए, इसका चैप्टर 1 में ही आपको मिल जाएगा। चलिए दिखाते हैं प्रूफ आपको, ठीक है। यहाँ देखिए प्रूफ, इसको हम पहले पढ़ रखे हैं, ठीक है। हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं साइंस के लिए, ठीक है, और आपको भी कहते हैं कि साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा, इसका आपको दिखाते हैं, एक सेकेंड। ये क्या था, ऊष्मा, हाँ छेपी का। यहाँ देखिए, यहाँ दिया आपका क्या, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दिए, पहले देख लीजिए संयोजन अभिक्रिया, इसको पहले देखिए, ठीक है। क्या करें, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने
का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यहाँ साफ साफ कह रहा है कि यहाँ रिएक्शन भी लिखा हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, तो बिना बुझे हुए चूने को जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या होता है, उसमें से ऊष्मा निकलते हैं। जब ऊष्मा निकलेंगे तो क्या कहेंगे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो ये भी किसका उदाहरण है, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपको एक तो मिल गया, ये आपको मिल गया। ठीक है, अब चलिए आपको दिखाते हैं आगे और भी। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे यहाँ देखिए, यहाँ आपको डिटेल्स में दिया गया है कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ दिया है जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, जैसा कि यहाँ दिया है कि शोषण भी एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया है। जैसे कह रहा है आपका कि साग सब्जियों का विघटन होना भी एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो एग्जाम्पल आपको यहीं से प्रश्न आया है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको, ये है आपका डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। अब देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का सफलतापूर्वक व्याख्या है। ठीक है, तो इसका पहले आंसर देख लीजिए क्या होगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कार्य करता है, स्थिर संगठन का नियम और बहु अनुपात का नियम। ठीक है, तो आपका होगा 1, 2 एंड 4। तो आपका ऑप्शन किस में होगा, 1, 2 एंड 4 होगा इसका आंसर। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, तो ये आपका कहाँ मिलेगा, तो एनसीईआरटी क्लास 9th के आपका साइंस चैप्टर नंबर 3 मिलेगा। चलिए दिखाते हैं, इसका प्रूफ भी दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए, ये आपका चैप्टर नंबर 3 का नाम है क्या है कि परमाणु एवं अणु। ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का नाम है, इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, दिया गया है। उसके बाद देखिए आपका स्थिर अनुपात का नियम, और इसके बाद में आपको डाल्टन अपना सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डाल्टन सिद्धांत का पॉइंट को आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है कि सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं जो की रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। सेकेंड कह रहा है परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक क्रिया में न तो सृजित होते हैं न ही उसका विनाश होता है। यानी क्या होता है, ये द्रव्यमान संरक्षण की बात कर रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण समान होते हैं। फिर कह रहा है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर डाल्टन का सिद्धांत दिया गया है। ये प्रश्न आपका यहाँ से पूछा गया था। अब चलिए आगे दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन का आपका कि ऊर्जा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वह क्या कहलाती है, तो वो विकिरण कहलाती है। ठीक है, विकिरण के प्रक्रिया में क्या होता है, तो इसमें आपका उस समय यानी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये कहाँ से मिला है प्रश्न, ये मिला आपका एनसीईआरटी क्लास 7 के एनसीईआरटी के साइंस के चैप्टर नंबर 3 में मिला है। ठीक है, तो सभी प्रश्न का हम आपको चैप्टर सहित बता रहे हैं। ठीक है, क्लास 7 चैप्टर नंबर 3, तो उसमें जाइए, आपको इसका आपको सोर्स मिल जाएगा। जैसे देखिए हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं सोर्स, यहाँ देखिए सोर्स आपको दिखा रहे हैं, साफ साफ यहाँ लिखा गया है कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा का एक अन्य प्रक्रम आती है जिसे हम विकिरण कहते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के हस्तांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है, यही तो पूछ रहा है। ठीक है, किस में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो विकिरण में कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपका एनसीईआरटी में सेम टू सेम पॉइंट आपको दिया गया है। तो एनसीईआरटी को बहुत बारीकी से आप पढ़ेंगे तभी आपका सभी प्रश्न सही होगा। ठीक है, तो देख लिया आपका ये सोर्स आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसका सोर्स कहाँ से मिला हमें, तो क्लास 7 के एनसीईआरटी में मिला है, चैप्टर नंबर आपका 2 में। ठीक है, आप जाइए क्लास 7 के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 में आपको यह मिल जाएगा। देखिए इसका प्रूफ दिखाते हैं आपको। देखिए अमाशय के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ चलिए आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पढ़िए, अमाशय का आंतरिक स्तर क्या सतह सस्लेमल
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करते हैं और पाचक रस स्रावित करते हैं। ठीक है, तो यही आपका प्रश्न यहीं से आया है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको, अगला देख लीजिए। ये है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है। ठीक है, यानी कौन सा सोडा अम्ल को हम अग्निशामक में यूज करते हैं। ठीक है, देखिए ये प्रश्न आपका है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ये जो जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी 17वीं में, हमेशा इससे पहले भी हमेशा इस चैप्टर से प्रश्न एक न एक जरूर आते हैं। ठीक है, एक से अधिक प्रश्न आते हैं, लेकिन इस बार आपका एक ही प्रश्न आया है। ठीक है, सॉरी 2 प्रश्न आया है इस चैप्टर से। ठीक है, तो हमेशा इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन बीपीएससी में देखने को मिलता ही मिलता है। ये है आपका एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 है, इसका नाम है एसिड एंड बेस, अम्ल एंड क्षार। तो अम्ल एंड क्षार जो चैप्टर है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके 17वें बीपीएससी में। ठीक है, पिछले साल जो आपका 69वें बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उनमें आपका 3 प्रश्न शायद पूछा गया था आपका इस चैप्टर से। ठीक है, और इस बार भी आपका 2 प्रश्न पूछा है आपका इसी चैप्टर से। तो ये चैप्टर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको जाकर जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक बार नहीं 2-3 बार पढ़िएगा, तभी आपको याद रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या करता है, करे कि निम्न से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि बाइकार्बोनेट का उपयोग किसमें करते हैं? अग्निशामक में यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए बाइकार्बोनेट किस किस ऑप्शन में है, देखिए तो इसमें कह रहा है सोडियम कार्बोनेट विलयन, ये तो नहीं है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, फिर कर आपका सोडियम कार्बोनेट कर रहा है, तो किसी में नहीं है, केवल इसी का ऑप्शन में है। ठीक है, तो यदि आपको इतना भी पता हो रहा था कि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग हम किस में करते हैं? अग्निशामक में प्रयोग करते हैं, तो ये आपका आंसर इसका बन जाना था। ठीक है, अब चलिए इसका सोर्स दिखाते हैं आपको। यहाँ दिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ बेकिंग सोडा, इसी को हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, किसको? सोडियम बाइकार्बोनेट को। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है? एक मिनट थोड़ा जूम कर ले, यहाँ देखिए इसका सूत्र क्या होता है आपका? तो इसका सूत्र होता है आपका NaHCO3, ये है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, उसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, आपको अलग से क्वेश्चन बनता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज दिया होगा आगे, यहाँ देखिए बेकिंग सोडा का उपयोग दिया है, इसके बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा बनाने में करते हैं, टार्टिक अम्ल और एक मंद खाद्य का मिश्रण होता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे दिखाते हैं आपको, आगे होगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए सॉरी यहाँ दिया है कि इससे उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव रोटी कार्क में खमीर बनाया जाता है, यानी खमीर फुलाया जाता है। ठीक है, और इसे मुलायम और स्पंजी बनाते हैं। ठीक है, स्पंजी हो जाते हैं। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट भी एंटी एसिड है के एक संगठक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में राहत पहुंचाते हैं, और इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। अब देखिए यदि यही पॉइंट आपको सिर्फ याद रहता कि इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता, तो ये प्रश्न आपको बन जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए ऑप्शन देखिए, ध्यान से पढ़िए उसको, क्या कर रहा है कि सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है, तो ये अभी हम देख रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, तो यहीं से आपका ये प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि जो आपका एनसीईआरटी दिया ना, उसमें एक एक पॉइंट का महत्व है। एनसीईआरटी में कोई एग्जाम्पल दिया तो इसका भी महत्व है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट का महत्व है एनसीईआरटी का। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन कर आपका, निम्नलिखित में से कौन से गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति और प्रतिनिधित्व करता है? यानी सिंपल बात यह है, पूछ रहा आपसे कि गैसों के द्रवीकरण यानी गैस को द्रव के रूप में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपका उच्च दाब और कम तापमान, यानी तापमान को कम कीजिए, दाब को बढ़ाइए, तो ये आपको द्रवीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका किस क्लास में है, कहाँ मिला है हमें? तो ये आपका क्लास 9th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 मिला है। ठीक है, तो क्लास 9th के साइंस के चैप्टर नंबर 1 में जाइए, आपको यह मिल जाएगा। ठीक है, चलिए प्रूफ दिखाते हैं, अब ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ से चलिए हम पढ़ते हैं,
यहाँ से हम पढ़ेंगे तभी पूरे आप डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा वृद्धि होने के कारण से कण अधिक तेजी से कंपन करने लगती है और ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है। इसी कारण से कण अपने नियमित स्थान छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। यह अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। यानी तापमान बढ़ाते तो ठोस क्या होता है, द्रव में बदल जाते हैं। और कह रहा है जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है उसे हम गलनांक कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ दिया गया है कि द्रवीकरण के लिए क्या होता है कि तापमान को कम करना पड़ता है और दाब बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था कि किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए करते हैं। तो दूरी को मापने के लिए हम ऑडियो मीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑडियो मीटर का प्रयोग करते हैं। ये आपका क्लास 7 के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 में, सॉरी चैप्टर नंबर 13 में मिला है, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 में इसका आपको सोर्स मिल जाएगा। चलिए दिखाते हैं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर पढ़िए। यहाँ क्या कह रहा है कि चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। सॉरी ये तो आपको समय दिया, यहाँ सॉरी यहाँ पर देखिए एक सेकेंड। यहाँ कर आपका कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं और इसे मीटर को हम क्या कहते हैं, ऑडियो मीटर कहते हैं, ठीक है। तो ऑडियो मीटर क्या करते हैं, तो ऑडियो मीटर आपको वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं, ठीक है। ये आपका सोर्स मिल गया। आगे दिखाते हैं आपको, देखिए ये प्रश्न देखिए, पहले प्रश्न कर रहा है कि किन जीवों में बीजाणु का निर्माण द्वारा प्रजनन होता है। किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है। तो ये होता है आपका किसमें, फॉर्न में होता है, शैवाल में होता है, कवक में होता है और खमीर में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर बीपीएससी ने पहले दिया था फॉर्न, ठीक है, लेकिन फाइनल में क्या किया, इस प्रश्न को डिलीट कर दिया क्योंकि इसका आंसर 1 से अधिक होगा, जबकि अभी आपका 1 से अधिक ऑप्शन नहीं रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रश्न को क्या कहते हैं, बीपीएससी ने डिलीट कर दिया। लेकिन फिर भी हम इस प्रश्न को सोच को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक मान लीजिए ऑप्शन इसमें बढ़ा दे कि उपयुक्त सभी या 1 से अधिक, तो आपका प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका भी सोर्स देखेंगे। इसका सोर्स कहाँ मिला मुझे, तो क्लास 7 के एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर नंबर 12 में मिला है। चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए क्या लिखा है, बीजाणु निर्माण, ठीक है, बीजाणु निर्माण। एक चीज फिर आपको बताते हैं कि सोर्स को खोजने में मुझे बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। सोर्स वही खोज सकता है जो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, उसी को ध्यान रहता है कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर में मिलेगा। ऐसे सोर्स में खोजना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो हम बहुत मेहनत से सभी क्वेश्चन का हम सोर्स खोजे हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं आपको कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इससे हम लोग को एनर्जी मिलती है, ठीक है। इससे आगे अभी आपको और भी सब्जेक्ट को करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए बीजाणु निर्माण, ठीक है। इसका हम एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। यहाँ क्या कर रहा है, कवक में बीजाणु द्वारा जनन, ठीक है। यहाँ साफ साफ है कि कवक में बीजाणु द्वारा जनन होता है, ठीक है। और आगे दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल ही पहले देख लीजिए। यहाँ क्या लिखा है, फॉर्न में बीजाणु द्वारा जनन, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल तो आप यहीं देख लीजिए। और ये देखिए दोनों आपके इस ऑप्शन में दिया है, ठीक है, दोनों आपके इस क्वेश्चन में दिया है, फॉर्न भी दिया है और आपका कवक भी दिया है, ठीक है। तो यानी यहाँ 2 आंसर जब भी हो गया तभी क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि 1 से अधिक आंसर होगा ही नहीं इसका, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो ये लेकिन शैवाल भी है, खमीर भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है, ठीक है। क्वेश्चन तो है बहुत सिंपल, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे ओम्स लॉ, ठीक है। लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट नहीं है उसको यही क्वेश्चन भारी लगता है, ठीक है। तो आपको बता दें कि ओम्स लॉ होता है आपका क्या, कि ये कहता है भी जो होता है आपका डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होता है आपका आई, यहीं पर एक आता है आपका कांस्टेंट टर्म, तो ये आपका जाता है क्या, आर इंटू आई होता है, उसी को हम सही से लिखते हैं तो आपका होता है आई इंटू आर होता है, ठीक है, आई इंटू आर होता है। यहाँ आर बराबर लिखेंगे क्या आएगा आपका भी बट्टे आई आ जाएगा, ठीक है। तो यही तो आपसे पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन बी होगा, आर बराबर भी बट्टे आई। लेकिन
ये तो है बहुत इजी, लेकिन फिर भी इसका सोर्स हम दिखाएंगे, क्योंकि जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उसको डिफिकल्ट लगता है। तो इसका सोर्स आपको पता है क्लास 10th में भी मिलेगा, और ये आपका क्लास 12th में इसका अच्छे से दिया है। क्लास 12th के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 में दिया है, ठीक है। सभी सोर्स एनसीईआरटी का ही है। सबसे अच्छी बात है कि सभी सोर्स आपको हम एनसीईआरटी से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए आपका क्या दिया है, ओम्स लॉ आपको दिया गया है, ठीक है। ओम्स लॉ आप पढ़े होंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि v जो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। यहीं से हम एक हटाते हैं, इसको प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो ये R आपका कॉन्स्टेंट आता है, ठीक है। तो इसी को हम सही से लिखते हैं तो आपका क्या होता है, v बराबर I इंटू R हो जाता है। यहीं से आप R निकाल लीजिए तो क्या होगा, v बट्टे I हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा प्रश्न था। अब देखिए इसमें जो रटेगा तो ये प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक है। जो रट के गया होगा उसको प्रश्न ये नहीं बनेगा, 100% है। जो समझते हैं वो प्रश्न उसको बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करें आपका, निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है, यानी कौन सा जो इसमें कौन सा यूनिट है जो टेस्ला के समतुल्य है, बराबर है। अब पता होना चाहिए पहले कि टेस्ला किसका ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। तो टेस्ला होता है आपका किसका, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है, ठीक है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड, अब आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, तभी बनेगा। तो आप ये क्लास 12th में पढ़े होंगे, यदि डीपली आप पढ़े होंगे तो ये फार्मूला आप पढ़े होंगे, क्लास 12th में पढ़े होंगे कि फोर्स जो होता है F बराबर ये होता है आपका I इंटू, ठीक है, I इंटू L क्रॉस B होता है, ठीक है। इतना आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नहीं जाना है, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आपको सिंपल यहाँ पर बता दे कि सिंपल याद रखिए F बराबर I इंटू L इंटू बी होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो क्योंकि इसी का यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है इस यूनिट, ठीक है। तो B को हम इधर से लाएंगे तो क्या आपका आएगा, F बट्टे I इंटू एल आएगा, F बट्टे I इंटू एल आएगा। F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, आप जानते हैं। I क्या होता है, एम्पियर होता है, ये भी जानते हैं। L क्या है, लंबाई है, तो ये मीटर होता है, ये भी जानते हैं। तो क्या आ गया यूनिट, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर आ गया। अब देखिए ऑप्शन ए में क्या है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर है, यानी इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है, और यही इसके बराबर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये उसी को बनेगा जो क्लास 12th में साइंस अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं तो उसको रटा होगा तभी बनेगा। हम तो रटते नहीं है, हम एग्जाम में भी देखो इसी तरह से बनाए हैं, ठीक है। एग्जाम में भी हम इसी फार्मूला को यूज करके बनाए, क्योंकि मुझे याद रहता नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये फार्मूला याद रहता है, क्योंकि फिजिक्स और साइंस मेरा बैकग्राउंड है, ठीक है। सॉरी, फिजिक्स और मैथ मेरा बैकग्राउंड है, तो इसलिए हम उसको भूलते नहीं है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। इसका सोर्स दिखाता है आपको। देखिए सोर्स में पूरा तो आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये आपको जरूर मिल जाएगा। फोर्स का जो फार्मूला अभी हम आपको बताए थे, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा क्लास 12th के एनसीईआरटी में। F बराबर, यहाँ देखिए क्या है, I, क्या है आपका I, F बराबर अब क्या है आपका I L इंटू बी आया है। इसी को हम अभी यूज किए थे, ठीक है। तो इससे आप बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको। अगला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन कर आपका कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये आप अपघटन कहलाती है, ठीक है। ये कहाँ से मिला मुझे, तो ये आपका क्लास 8 के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 में मिला है, ठीक है। और फिर आपको बता दें हम कि सभी क्वेश्चन का सोर्स आपको हम एनसीईआरटी बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है, क्लास 7 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी आप पढ़ लेते हैं तो आपका मैक्सिमम साइंस का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसमें पूरा नहीं पढ़ना है तो आप क्या कीजिए, क्लास 7, 9th, 10th और 12th ये क्लास का एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ लीजिए साइंस का, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखे होंगे यहीं से आया है, ठीक है। चलिए इसका सोर्स दिखाते हैं आपको। इसका सोर्स देखिए आपको यहाँ पर है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट यानी सब्जी के छिल्ले, जंतु अवशेष, विष्टा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। क्या कर रहा है, इसका अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। यही तो प्रश्न था आपका कि सूक्ष्म जीव द्वारा कार्बनिक पदार्थ के तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, अपघटन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण शरीर के दर्द से राहत
पाने के लिए उपयोग की जाती है तो इंफ्रारेड विकिरण का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कहाँ मिला है मुझे, तो ये आपका क्लास 12 के एनसीईआरटी में मिला है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 में मिला है। ठीक है, इसमें आपको पूरे डिटेल से दिया गया है इंफ्रारेड के बारे में। ठीक है, अवरक्त किरणें के बारे में यहाँ डिटेल से बात किया गया है। हम तो काम की बात करेंगे जो आपका क्वेश्चन आया है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं अवरक्त लैंप का उपयोग काय चिकित्सा में किया जाता है। ठीक है, तो यही आपका इसका सोर्स है, बाकी इसका अन्य उपयोग पढ़ सकती है इसको आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को पीला ज्वर कहा जाता है, तो एंथ्रेक्स को कहा जाता है। ठीक है, इसका सोर्स देखेंगे क्लास 8 के एनसीईआरटी में है, आपका चैप्टर नंबर 2 में, साइंस के चैप्टर नंबर 2 में है। हालांकि इसके पूरे डिटेल्स आपको नहीं दिया गया है, यहाँ पर सिर्फ बात किया है कि अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य और पौधे में ही रोग का एक कारण नहीं है, वरन दूसरे जंतु भी रोग का उत्पन्न करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाले भयानक रोग है। ठीक है, जो जीवाणु द्वारा होता है, गाय के खुर और मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में दिया गया है, पूरे तो नहीं दिया गया लेकिन थोड़ा सा मुझे यहाँ मिला है। ठीक है, अगला देख लीजिए। अगला आपका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, उसे हम कोशिका कहते हैं। ठीक है, इसका सोर्स मिलेगा आपका क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 में साइंस का। ठीक है, क्लास 9 के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 में मिलेगा साइंस वाले बुक में। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया है कि कोशिका जीवन की मूलभूत क्या संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आपका ये क्वेश्चन जैसा है कि निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया तत्व कौन सा है, तो यह आपका टीसी। इसका मुझे सोर्स नहीं मिला है। ठीक है, तो अभी तक हम जितने भी प्रश्न करवाए हैं इन सभी प्रश्न का सोर्स हम आपको बताए हैं। ठीक है, और मात्र 2 से 3 प्रश्न ऐसा होगा जिसका सोर्स मुझे नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम प्रश्न का सोर्स आपको हम दिखा दिए हैं एनसीईआरटी में खोज करके। ठीक है, और ये खोजना बहुत ही मेहनत का कार्य है, सब खोज नहीं सकता है। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी को बार बार पढ़ा है वही खोज सकता है। ठीक है, और बहुत मेहनत लगाई मुझे खोजने में, तो आप क्या कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हाँ, एक चीज़ और बता दें, 71वीं बीपीएससी और टीआरई 4 के लिए यदि कोई करंट अफेयर क्लास करना चाहते हैं, ठीक है, और जहाँ से आपका कि 90% क्वेश्चन आपसे बन जाए, तो क्या कीजिए आप, इसके लिए आप यहाँ तो क्लास आपको चलेगा ही इस यूट्यूब चैनल पर, बाकी आपको पीडीएफ चाहिए तो एलके क्लासेस नामक का एप्लीकेशन है, वहाँ आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, सभी विषय का आपको मिल जाएगा, करेंट के साथ साथ बिहार करेंट, इसके अलावा आपको कोई भी आपको सब्जेक्ट का चाहिए वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो एलके क्लासेस नामक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, उर्वरक को किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास के प्रोत्साहन के लिए किया जाता है, तो फास्फोरस का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है, तो आपका जगह ऑप्शन नंबर सी 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका मात्र 3 प्रश्न था जिसका आंसर हमें आपका यानी सोर्स मुझे नहीं मिला। ठीक है, बाकी आपका सभी क्वेश्चन का सोर्स आपको हम बता दिए हैं, और अभी तक हम लोग कितने प्रश्न हल किए हैं तो आपको बता दें, आपका इसमें प्रश्न पूछा था 24 प्रश्न। ठीक है, लगभग मुझे याद है कि 24 प्रश्न आपका साइंस से पूछा गया था। 24 में से आपको हम 21 क्वेश्चन का सोर्स दिखा दिया है कि एनसीईआरटी में कहाँ कहाँ से पूछा गया है। इतना अधिक सोर्स कोई नहीं दिखाएगा आपको। ठीक है, और यह सोर्स दिखाने में मुझे बहुत मेहनत लगा, इसलिए कहते बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे आगे अभी आपको और भी विषय का हम सोर्स आपको बताएंगे, जिससे आपके 71वीं बीपीएससी और बीपीएससी टीआरई 4 में अधिक से अधिक क्वेश्चन आपका सही हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।